अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ जियो पॉलिटिक्स विद अनीला शहजाद। लेबनान के एक जरीदे में यह खबर छपना कि इज़राइल बहुत जल्द ही लेबनान के ऊपर वॉर करने लगा, जंग करने लगा है। इससे तमाम ज़ाहिर मुल्क के अंदर एक खौफ व हरास और एक तशवीश का आलम पैदा हो गया। लेकिन हमें देखना चाहिए कि इसके पीछे क्या कॉन्टेक्स्ट है और क्या वाक़ई इज़राइल जो है वो इस पोज़ीशन में है कि वो लेबनान के ऊपर हमला कर सकता है। थोड़ा-सा कॉन्टेक्स्ट भी देखते हैं, थोड़े से न्यूज़ भी हम देखते हैं। एक तो ये कि लेबनान पैनिक्स ओवर फेक रिपोर्ट्स क्लेमिंग इजराइल प्लान टू डिक्लेयर वॉर, यानी ये जेरूसलम पोस्ट जो कि इजरायली एक न्यूज़पेपर है उसने ये बोला है कि फेक रिपोर्ट्स थी जो कि लेबनान के न्यूज़पेपर में चली, जहां पर जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल जो है वो वॉर डिक्लेयर करने लगा है लेबनान के ऊपर। तो इट्स लाइक जब से गाजा और इसराइल के बीच में वॉर शुरू हुई है 7 अक्टूबर से, तब से लाइक ना सिर्फ हमास और गजा के ऊपर बॉम्बिंग, इसराइल की और हमास का जो मुकाबला है वो तो सब खबरें चल रही हैं, लेकिन साथ ही साथ हमास की हिजबुल्लाह की तरफ से लेबनान के जो साउथ में हिजबुल्लाह मौजूद है उसकी तरफ से ये आप देख रहे हो कि ये बॉर्डर है, ये इसराइल और लेबनान का, ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसराइल है और इसमें ये वेस्ट बैंक है, वेस्ट बैंक, और नीचे ये गजा की स्ट्रिप है छोटी सी, और ये पूरा जो बॉर्डर है आपको दिख रहा है ये लेबनान का बॉर्डर है, और ये नॉर्थ साउथ ऑफ लेबनान से मुस्तकिल बॉम्बिंग हिजबुल्लाह की जो मलेशिया है वो कर रही है। और ये नॉर्थ ऑफ इसराइल के अंदर उन्हें काफ़ी ज़्यादा तबाही मचा चुके हैं वो, और इट्स लाइक के डेली बेसिस पे बॉम्बिंग करना, डेली बेसिस पे उनकी वहाँ पे लिस्टिंग पोस्ट होती हैं, उनकी मिलिट्री बेसिस और चेक पोस्ट वगैरह, वो सब चीज़ें एक-एक करके हिजबुल्लाह ने यहाँ से उड़ा दी हैं। और यहाँ पर इस इलाके के अंदर जो 1 लाख से ज़्यादा इज़राइली सेटलमेंट्स में मौजूद थे लोग, वो सब यहाँ से खाली करके यहाँ से वापस दूर चले गए। और इधर से, क्योंकि उसके जवाब में इज़राइल भी कुछ बॉम्बिंग और अटैक्स करता है, तो यहाँ से भी 70-80,000 जो लोग इधर बॉर्डर एरिया में रह रहे थे लेबनान के, वो भी नकल मकानी करके आगे को चले गए। तो इट्स लाइक दोनों तरफ से बॉम्बिंग का जो सिलसिला है वो शिद्दत के साथ जारी है, डेली बेसिस पे जारी है, दोनों एक दूसरे का नुकसान कर रहे हैं। और आपको जब ये एक चीज़ समझ में आती है कि यहाँ से 1 लाख जो रेजिडेंट लोग थे वो यहाँ से नकल मकानी कर चुके हैं, और यहाँ पे जितनी भी उनकी बेसिस थी और छोटे-छोटे उनके वो जो पोस्टें बनी हुई थी उन सबको भी हिजबुल्लाह ने तबाह कर दिया एक-एक करके। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि इज़राइल अपने तमाम जो टैंक्स और अपनी इक्विपमेंट्स और अपने ट्रक्स जो है वो ला करके बॉर्डर के सामने यहाँ पर जमा कर दे, क्योंकि जिस तरह हिजबुल्लाह जो है वो टारगेटिंग कर रहा है, तो उसके लिए तो वो एक लाइक गेम बन जाएगी कि यहाँ पर ट्रक्स आते जाएं और इनके टैंक्स आते जाएं, और जैसे हमास वहाँ पर उनके टैंकों को तबाह कर रहा है एक एक दिन में 10-10 15-15, इस तरह से यहाँ पर भी वो तबाही इसराइल जो है वो अपनी दावत खुद ही दे दे उसको। तो ऐसा मुमकिन नहीं है कि यहाँ पर बॉर्डर के ऊपर वो अपनी फोर्सेस को जो है वो जमा कर ले। लेकिन जो F-16, F-35 ये सब जो कि यूएस ने पहले भी दे रखे हैं इसराइल को, और मजीद वो इनकी कमक और इनकी एमुनिशन और मिसाइल्स वगैरह देता चला जा रहा है इसराइल को, तो वो इस्तेमाल हो सकते हैं जंग की सूरत में। ऐसा ही होगा कि यहाँ पर भी लेबनान के ऊपर भी जो इसराइल है वो बहुत ज़्यादा बेदरीग बॉम्बिंग करेगा, और इनके इनके शहर जो हैं स्पेशली ये जो बैरूत है, बैरूत को 2005 में जो जंग हुई थी, 2006 में लेबनान इसराइल वॉर, उसमें भी उन्होंने डायरेक्ट हिट किया था कैपिटल सिटी बैरूत को और उसको तबाह व बर्बाद कर दिया था। और इसी तरह उनके जो बड़े-बड़े शहर हैं दीगर जो हैं उनको ये तबाह करेंगे, बिकॉज़ ये ही उनके पास एक तरीका है, क्योंकि ग्राउंड फोर्सेस तो उनकी बेकार साबित हुई हैं, गजा के अंदर भी वो नाकाम हो गई हैं। तो ऐसा नहीं हो सकता कि वो ट्रक्स और अपने टैंक्स लेकर ग्राउंड इन्वेजन करने की कोशिश करें लेबनान की, बल्कि वो वही करेंगे जो उनको एक काम आता है कि ऊपर से अपने जहाज़ों से बेशुमार मिसाइल और बॉम्ब जो है वो यहाँ पे गिराएंगे, और जो सिविलियन पॉपुलेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको वो तबाह करेंगे। तो बहरहाल कुछ खबरें ऐसी भी हैं कि इसराइल ने ये कहा है कि उनके एक मिलिट्री चीफ ने कहा है कि हम
ये लितानी रिवर तक, ये जो ये रिवर आपको दिखाई दे रहा है, ये पूरा इस तरह से गुजरता हुआ यहाँ से आ रहा है कि ये लितानी रिवर तक हम पूरा एरिया जो है वो कब्जा में अपने ले लेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है हिजबुल्लाह की फोर्सेस यहाँ नीचे नीचे ही हैं और यहीं से वो अटैक कर रही हैं, तो ये लितानी रिवर तक काफ़ी ज़्यादा हिजबुल्लाह की फोर्सेस जो हैं वो उनका ये एरिया है, आप समझ लें, जिसको वो कह रहे हैं कि हम ये इसको अपने कब्जे में ले लेंगे, जो कि प्रैक्टिकली इतना आसान नहीं दिखाई दे रहा, बिकॉज जिस तरह से हमास ने यहाँ नीचे बहुत शदीद मज़ाहिमत और बहुत शदीद लाइक अपना इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ की हैं और इसराइल को बेशुमार नुकसान पहुंचाया, तो उसी तरह उससे भी ज़्यादा कैपेबिलिटी इधर हिजबुल्लाह के पास है, क्योंकि हिजबुल्लाह को जो कुमक है वो पूरे सीरिया से भी पहुंचती रहेगी, ईरान से पहुंचती रहेगी और इनके पास कोई भी हथियारों की कमी नहीं होगी। सो ये चीज़ के लेबनान के ऊपर वो किसी भी मिनट आकर वॉर कर देंगे, ये इतना आसान नहीं होगा, बिकॉज जितनी भी ये अटैक्स करेंगे लेबनान पे या गाजा पे, उतना ही ज़्यादा उनको वहाँ से बैकफायर और जो है अपने मुल्क के अंदर नुकसान जो है वो भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। सो दिस इज व्हाट्स हैपनिंग। एक और ये न्यूज़ देखते हैं कि इजराइल इज क्लोजर टू वॉर विद हिजबुल्लाह देन एवर, सीनियर इजरायली ऑफिशियल सेज, यानी इजराइल के ऑफिशियल ये कह रहे हैं कि जंग के इम्कानात जो है वो बहुत मतलब करीब आ गए हैं और ये वॉर जो है वो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में वो काफ़ी ज़्यादा करीब आ गई, यानी कि वो इस तरह की हिंट्स जो है वो देते रहे हैं और अब और ज़्यादा दे रहे हैं। और उन्होंने बोला इस रिपोर्ट में कि 15 से ज़्यादा जो इजरायली हैं वो हलाक हो चुके हैं अब तक हिजबुल्लाह और लेबनान इजराइल के बीच में, और 170 उनके ख्याल में हिजबुल्लाह के लोग जो है वो मारे गए हैं। और इसके अलावा जो है टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ रेगुलर ट्रूप्स और 60,000 रिजर्विस्ट जो है वो इसराइल के नॉर्थ के ऊपर आकर जमा हो गए। ये खबर जो है थोड़ी सी मशकूक इसलिए है क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि अगर रिजर्विस्ट और जो ये इनके फौजी हैं वो करीब आएंगे बॉर्डर के, तो वहां से लेबनान के लिए तो वो टारगेट बहुत इजी हो जाएगा, लेकिन हाँ अलबत्ता काफ़ी एक फासले के पार जो है वो उनकी वो जमा हुए होंगे, वो मुमकिन है। सो ये चीज़ चल रही है, ये सिचुएशन चल रही है और इसराइल has really increased the rhetoric and signals of war recently। ये इसमें उन्होंने बोला है कि उन्होंने ये बात करनी बहुत ज़्यादा शुरू कर दी है कि हम लेबनान पे हमला करेंगे और हम उनको मज़ा चखाएंगे और उनको सबक सिखाएंगे। ये बातें बहुत ज़्यादा शुरू कर रखी है इसराइल ने, और इजरायली official also said that Israel has used back channels to communicate with Shia group leader हसन नसरुल्लाह, कि उन्होंने बैक चैनल से उसके साथ कम्युनिकेशन शुरू कर रखी है और उसको वार्निंग दे रहे हैं कि तुम लोग बाज आ जाओ वरना हम तुम पे बहुत शदीद हमला करेंगे। लेकिन आपने देखा डिफरेंट खबरें आ रही हैं कि हसन नसरुल्लाह पीछे हटने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि जब तक गजा के ऊपर बॉम्बिंग खत्म नहीं होगी, वहां सीज फायर नहीं होगा, जब तक तब तक जो है वो ना यमन से जो है बहरी बेरून के ऊपर हमले खत्म होंगे और ना ही हिजबुल्लाह जो है वो पीछे हटेगा। और वो कह रहे हैं कि हमारे पास लाखों की तादाद में एमुनिशन है, मिसाइल्स हैं और हम बहुत ही हमारे जो फाइटर्स हैं वो बैटल हार्डन हैं, बहुत हमें प्रैक्टिस से जंग करने के लिए, सो हम पीछे हटने को नहीं है। इसके साथ ही मैं आपको और एक रिलेटेड न्यूज़ बड़ी इंटरेस्टिंग के इराक के और सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर पे बल्कि एक यूएस का बेस बना हुआ था जिसमें यूएस के ट्रूप्स थे, वहां पर इराक के अंदर जो इरानियन बैक मलेशियाज हैं उन्होंने अटैक किया और 3 जो फौजी हैं यूएस के वो मारे गए। और ये जो है टावर 22 इस पोस्ट का नाम है और ये सीरिया और जॉर्डन के बॉर्डर के ऊपर ये मौजूद है और यहाँ पर जो हलाकत हुई है 34 लोग इंजर हो गए हैं और 3 जो है यूएस के सर्विसमैन वो हलाक हो गए हैं। सो ये बाइडेन ने इसको माना है कि इतनी यानी उनको नुकसान हो चुका है और उसने बोला है कि अब हम इसका बदला लेंगे। बाइडेन कह रहा है कि वोज रिस्पॉन्स at time of our choosing after 3 US troops killed in Jordan
ड्रोन अटैक, यानी जब हमारा दिल चाहेगा, जब हमें सही लगेगा, उस वक्त हम इसके रिस्पांस देंगे और हम इसका बदला लेंगे। सो ये चीजें तो चल रही हैं। तो क्या वाकई इसराइल और लेबनान के बीच में जंग शुरू होने वाली है? इसको समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा एक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में लेके जाना चाहती हूँ कि जो 2010 की बात है, जब अरब स्प्रिंग शुरू हो गया था पूरे मिडल ईस्ट और पूरे नॉर्थ अफ्रीका, यानी मीना का जो पूरा रीजन है, जो कि मोरक्को और मुल्तानिया से शुरू होता है और उसमें अल्जीरिया और ये लीबिया और इजिप्ट, सूडान और ये सोमालिया और ये जिबूटी और यमन और ये पूरा लाइक ओमान को ले लें आप, और ले लें आप ये इवन इराक, सीरिया और ये जॉर्डन, मतलब तमाम पूरी ही जो अरब वर्ल्ड था वो इस अरब स्प्रिंग की लपेट में आ गया था। और इसकी थोड़ी सी अगर आप डिटेल ये देखो, यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि 2010 में ये अचानक एक प्रोटेस्ट का सिलसिला शुरू हो गया और देखते ही देखते विद इन वीक्स, विद इन मंथ्स जो है ये प्रोटेस्ट जो है वो एक मुल्क में शुरू हुए, ट्यूनिसिया में शुरू हुए, तो उसके बाद अल्जीरिया में शुरू हुए, फिर जॉर्डन में, ओमान में, सऊदी अरब में, लीबिया में, इजिप्ट, सीरिया, यमन, सूडान, इराक, जिबूटी, बहरीन, कुवैत, लेबनान, मुरितानिया, यूएई और मोरक्को, यानी कोई मुल्क इस पूरी बेल्ट का नहीं बचा गोया कि जिसमें प्रोटेस्ट नहीं शुरू हुए। और आप ये देखो कि एक ये नॉर्मल ह्यूमन नेचर के अगेंस्ट एक बात जाती है कि मतलब 30 साल से या 20-20 साल से या 30-30 साल से इन मुल्कों के अंदर मतलब एक डिक्टेटरशिप कह लो, अथॉरिटेटिव हुकूमतें चल रही थी, जिनमें जैसे आप कह लो कि लीबिया के अंदर अगर आप देखो तो मोहम्मद गद्दाफी की 20 से 30 साल की हुकूमत, अल्जीरिया में बुतफ्लिका जो है उनकी हुकूमत 30 साल से चल रही थी, इस तरह से इजिप्ट के अंदर हुस्नी मुबारक की भी 20-30 साल से हुकूमत चल रही थी, सूडान में उमर अल बशीर की हुकूमत चल रही थी। तो ये एक इंसानी नेचर के खिलाफ है कि वो एक चलते हुए सिस्टम के खिलाफ जो है अवाम उठ खड़ी हो। ये होता है मगर बहुत कम होता है। मगर एक ये फिनोमेना के एक मुल्क में अवाम खड़ी हुई, उसके बाद फौरी तौर पे दूसरे में, फिर तीसरे में, चौथे, और होते-होते वही लोग जो कि 30-30 साल से इन सब हुक्मरानों को बर्दाश्त कर रहे थे, वो अपनी-अपनी हुकूमतों के खिलाफ खड़े हो जाते हैं। और फिर जैसे ही उनके अंदर वो हुकूमतें टॉपल होती हैं जो कि वेस्टर्न ममालिक को पसंदीदा नहीं हैं, तो उसके साथ ही वो अवाम जो है दोबारा अपने घरों में बैठ जाती है। और अब जो है 20 साल और गुजर गए हैं, और दोबारा वो लोग प्रोटेस्ट के लिए नहीं निकल रहे, दोबारा वो लोग वो वाली रेवोल्यूशन की बातें नहीं कर रहे जो कि उस वक्त ये हुआ। तो ये क्या एक फिनोमेना है, और इस फिनोमेना के पीछे बहुत सारे एनालिस्ट, वेस्टर्न भी और यहाँ के भी, ईस्टर्न, सबके एनालिसिस मौजूद हैं, और जिनमें उन्होंने कहा है कि ये तमाम जो प्रोटेस्ट थे इनको ऑर्गेनाइज करवाया गया, यूएस बैक्ड एनजीओज पूरी की जो पूरी नेटवर्क है वो इन ममालिक के अंदर मौजूद थी, जिन्होंने इनको ऑर्गेनाइज करवाया, इनकी बैकिंग की और इनको मवाद दिया, इनको तरीका बताया, और उन लोगों की ट्रेनिंग की जिन्होंने ये प्रोटेस्ट और ये एक तवील प्रोटेस्ट जो है, जैसे कि फॉर इंस्टेंस सूडान में भी बहुत तवील, काफ़ी महीने लंबे प्रोटेस्ट चले, इजिप्ट में काफ़ी महीने लंबे प्रोटेस्ट चले, लीबिया के अंदर चले। तो ये कोई मामूली नौइयत के प्रोटेस्ट नहीं थे कि आम आवाम जो है वो अपने हुक्मरानों से तंग आकर बाहर निकल आती और प्रोटेस्ट करती, बल्कि ये एक ऑर्गेनाइज्ड और जिसके पीछे फॉरेन एलिमेंट्स के हाथ जो है उनके सबूत बहुत ज़्यादा मिल चुके हैं। तो कहने का मकसद ये है, क्यों मैं आपको ये बता रही हूँ कि एक सोची समझी स्कीम के तहत एक पूरे अरब वर्ल्ड को एक दफ़ा पहले भी जंग के दलदल में फंसाया गया, और उस दलदल का अंजाम क्या हुआ कि लीबिया के अंदर, ये जो लीबिया है इसके अंदर अभी तक, जब से मुअम्मर गद्दाफी की डेथ हुई है उसके बाद से अब तक
कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। इसी तरह यमन को आप ले लें, साले हो सकता है कि एक अथॉरिटेटिव हुक्मरान हो, लेकिन जब से वो निकाला गया और उसके बाद उसको कत्ल भी कर दिया गया, उसके बाद से अब तक यमन के साथ एक वॉर सऊदी अरब की चलती रही, और यानी उनके बीच के अंदर भी एक सिविल वॉर चलती रही है, और अभी तक वो मुल्क बिल्कुल स्टेबल नहीं है। इसी तरह से सूडान सूडान बिल्कुल इस वक्त डिस्टेबलाइज है। उमर अल बशीर को तो वहां से निकाल दिया गया, लेकिन उसके बाद से अब तक कोई भी हुक्मरान जो है वहां पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं बना सका है। सो ये बात है कि अगर एक जेन्युइन प्रोटेस्ट हो और जेन्युइन लोग उसके पीछे हों और उनकी आवाम उनके पीछे खड़ी है, तो फिर क्यों ऐसा हो सकता है कि वहां पर एक स्टेबल और बेहतर हुकूमत ना आए। अब तो उन ममालिक के हालात पहले से भी, यानी अरब स्प्रिंग के पहले वाले हालात से भी बहुत ज्यादा अबतर हालात हैं, तो फिर क्यों अवाम अब आराम से घरों में बैठी हुई है, अब क्यों नहीं वो निकलती। ये एक चीज है कि ये सीरिया को ले लें। सीरिया में इसी अरब स्प्रिंग के नीचे नतीजे में एक सिविल वॉर के नाम से एक वॉर चलती गई, जिसके अंदर वो सिविल, कहने को वो सिविल वॉर थी, लेकिन नेटो की पूरी फोर्सेस इसके अंदर घुस आई और इन्होंने डिस्टेबलाइज किया। और आज तक बशार अल असद जो है वो अपने मुल्क की जो है वो रेट वापस लेने की कोशिशों में है, और अभी तक उसको कंप्लीटली इसमें जो है वो कामयाबी नहीं मिली है। इराक को ले लें, वो उससे पहले तबाह हुआ, उससे पहले अफगानिस्तान को तबाह किया इन्होंने। ये पूरा जो मैंने आपको यहाँ पर एक लिस्ट बना के दिखा रही हूँ, वो एक ऐसी लिस्ट है जिसमें यानी 2000 को अगर आप देख लो, 2000 से 2005 में फ़लस्तीन के अंदर दूसरा इंतफादा यानी आया था, जिसमें लाइक पूरे 5 साल तक फ़लस्तीनी जो है वो अपनी आज़ादी की जंग लड़ते रहे, और उसी अस्थना में 2001 में अफ़गानिस्तान के ऊपर इन्वेजन कर दी यूएस ने, जो कि 2021 तक चली। फिर 2003 में इराक के ऊपर इन्वेजन, फिर 2006 में लेबनान और इसराइल के बीच में एक बहुत शदीद जंग हुई थी, जिसमें उन्होंने पूरे बैरूत को तबाह कर दिया, और भी बहुत बहुत सारी जगहों को बॉम्बिंग करके लेबनान का इंफ्रास्ट्रक्चर को बहुत ज़्यादा उन्होंने नुकसान पहुंचाया, काफ़ी जानी नुकसान हो। ये 2006 तक तो ये सिलसिला चल रहा था, और उसके बाद 2010 कितना वक्फा आप देख रहे हैं, 4 साल का वक्फा आप देख रहे हैं। उसके बाद ये अरब स्प्रिंग हुई, जिसके नतीजे में ये तमाम ममालिक में जो है वो हुकूमतें टॉपल हो गई। ट्यूनिस से मैं आपको दिखाती हूँ एक और मैप, जिसमें मैं आपको बता रही हूँ कि जो मोरक्को के किंग हैं उनको भी निकलना पड़ा। प्रेसिडेंट जो बुतफ्लिका अल्जीरिया के हैं, उनको हुकूमत से रिजाइन करना पड़ा। कर्नल गद्दाफी जो लीबिया के थे, उनको तो उन्होंने मार दिया नेटो वालों ने, और हुस्नी मुबारक को हुकूमत छोड़नी पड़ी। किंग अब्दुल्ला अलबत्ता अपनी जगह पे कायम रहे, लेकिन उन्होंने अपने नीचे जो प्राइम मिनिस्टर्स थे, 2-3 दफ़ा उनको बदला और अपनी बड़ी मुश्किल से अपनी हुकूमत को स्टेबलाइज किया। और यमन के जो प्रेसिडेंट साले थे, उनको भी मुल्क छोड़ के जाना पड़ा, और कुछ अरसे बाद उनको भी कत्ल कर दिया गया। ये सब बैकग्राउंड बताने का मकसद ये है कि अगर एक सोची समझी स्कीम अगर इन्होंने बनाई हुई है कि ये अपना पूरे मिडल ईस्ट को दोबारा से एक जंग के दलदल में फंसाना चाहते हैं, तो फिर उस सूरत हाल में लाइक इसराइल के लिए ये बात बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है कि वो गाजा में जीत रहा है या नहीं। उसके लिए बिल्कुल ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि लेबनान के अंदर घुसने के बाद उसको फतह मिलेगी या नहीं मिलेगी, बल्कि इसराइल और उसके पीछे जो यूनाइटेड स्टेट्स है, और उसके पीछे जो ब्रिटेन है और बाकी दीगर वेस्टर्न ममालिक हैं, उनकी ये कोशिश होगी कि पूरे इस खित्ते को दोबारा से हम जंग और खाक व खून के अंदर जो है वो लपेट लें, और उसके बाद इन सब की ये सब कंट्रीज जो हैं, जो कि आप इनमें सऊदी अरब ले लें, आप ईरान ले लें, आप जॉर्डन ले लें, इजिप्ट ले लें, और इवन यमन को ले लें, जिसके अंदर जंग बंदी का यानी सिलसिला शुरू हो गया है जब से सऊदी और ईरान की जो दोस्ती हुई है। तो ये पूरा का पूरा खित्ता जो है वो टिल्ट टुवर्ड्स चाइना हो रहा है। ये पूरा का पूरा खित्ता जो है टिल्ट टुवर्ड रशिया हो रहा है कि हम उनके साथ दोस्ती भी करें, और बेल्ट एंड रोड के बहुत बड़े-बड़े प्रोजेक्ट्स हैं, उनके अंदर भी हिस्सा लें, और अपने आप को तरक्की और स्टेबिलिटी की तरफ ये ममालिक लेके जाना चाह रहे हैं। यही
जो ख्यालात हैं ये सऊदी अरब के हैं, जो कि विज़न 2030 को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। यही ख्यालात यूएई के और कतर के और ओमान के हैं, जिनके पास बहुत दौलत है, वेल्थ है, और वो अपनी वेल्थ को अब अपनी मुल्कों की तरक्की के लिए इस्तेमाल करना चाह रहे हैं और अपने मुल्कों को और अपने खित्ते को जो है एक एडवांस और मतलब डेवलपमेंट की तरफ लेके जाना चाह रहे हैं। तो इस सब चीज़ों से, इस सब चेंजेस से खौफ़ज़दा जो वेस्टर्न ममालिक हैं, वो उनके लिए ये चीज़ बिल्कुल अहमियत नहीं रखेगी कि इज़राइल को फ़तह मिलती है या वो मतलब शिकस्त मिलती है, बल्कि उनको ये चाहिए कि वो किसी न किसी तरह से इन सब मुल्कों को दोबारा से जंगों में धकेल दें और उसके बाद जो है वो इनकी तबाही हो जाए और फिर रशिया और चाइना भी उनको ना बचा सके और ये अपने आप को बचाने के लिए दोबारा जो है वो यूएस और जो यूरोप की गोद में आकर के पनाह लेने पे मजबूर हो जाए। तो ये एक प्लान हो सकता है जिसको लेकर के इज़राइल जो है वो इस जंग की तरफ बढ़ सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ये सोचो कि इज़राइल जो है वाक़ई में लेबनान के साथ एक जेन्युइन वॉर लड़ना चाह रहा है और वो समझ रहा है कि वो लेबनान को हरा देगा, तो वो तो मुमकिन नहीं है। क्योंकि ये चीज़ तो हमास ने भी साबित कर दी कि वो गाज़ा को अभी तक विन नहीं कर सके, तो लेबनान तो उससे बहुत बड़ा एक बैटलफील्ड बन जाएगी। और मैं आपको याद दिला दूं कि 2006 में जब लेबनान इसराइल वॉर पहली खत्म हुई थी, तब भी जो है ना यूएस ना इसराइल ये कह सका कि वो जीता है, ना ही लेबनान कह सका, क्योंकि वो एक ड्रॉ पे एक वो मैच खत्म हुआ था और एक लाइक सीज फायर करवाया गया था उनके बीच में कि अब बहुत हो गई है, अब आप लोग अपने अपने उसमें चले जाओ। सो ये इतना ईज़ी चीज़ नहीं है। हाँ, अलबत्ता उन लोगों के लिए ईज़ी ज़रूर है, जो सिर्फ़ तबाही पे बिलीव करते हैं, जो सिर्फ़ जंगों पे बिलीव करते हैं। ओबामा का एक मशहूर कॉल है कि इफ यू हैव अ हैमर, एवरी प्रॉब्लम इज़ नॉट अ नेल, कि यानी अगर तुम्हारे पास हथौड़ी है तो इसका ये मतलब नहीं है हर प्रॉब्लम नेल ही हो। लेकिन यूएस की जो फॉरेन पॉलिसी है वो यही है कि हर प्रॉब्लम जो है वो नेल ही है और हमारे पास एक ही हथियार है और वो है जंग करना, और हम वो अपना हैमर हर मामले में वही जो है वो इस्तेमाल करेंगे। सो लेट्स सी, बहुत ही डिफिकल्ट, बहुत ही नाजुक सिचुएशन है और मैं समझती हूँ कि जितनी भी मुस्लिम बेल्ट है, जितना भी जो अरब रीजन है, मीना रीजन है, तमाम जो लीडर्स हैं उनको मिल बैठकर इस चीज़ को इस चीज़ को इंश्योर करना है कि उनका रीजन जो है वो जंग के अंदर ना स्लिप होकर चला जाए और साथ ही साथ पैलेस्टीन का इश्यू भी एक बेहतर तरीके से रिजॉल्व हो जाए।